हेलो दोस्तों, पेंडोरा बॉक्स में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आईएनएस विक्रमादित्य के डिफेंस डील के बारे में और हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इस डील से भारत को फायदा हुआ या फिर हमें नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत R11 के लिए रिप्लेसमेंट की तलाश देर से 1990 में शुरू की गई। लगभग एक दशक के लिए भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे और भारतीय नौसेना के प्रत्येक समुद्री तट पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनाती के लिए उपलब्ध होने से नौसेना के कार्यों को पूरा करने में आसानी होती थी। एयरक्राफ्ट कैरियर के महत्व को जानते हुए भारतीय नौसेना पहले से ही स्वदेशी डिजाइन की संभावना तलाश रही थी। हालांकि इस तरीके की परियोजनाओं की लंबी अवधि को देखते हुए आईएनएस विक्रांत की डिकमीशनिंग करीब आते आते उसकी रिप्लेसमेंट के लिए खोज ने रफ्तार पकड़ ली। इसी समय रूस ने भारतीय नौसेना को एडमिरल गुरकसाव की पेशकश की थी। वर्ष 1994 में 44,500 टन एडमिरल गुरकसाव को प्राप्त करने पर वार्ता शुरू हुई। विभिन्न उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों ने जहाज का आकलन किया था और स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाला था कि जहाज अच्छी अवस्था में था और एयरक्राफ्ट कैरियर मिश्रण के साथ भारतीय नौसेना में शामिल करने के विचार करने के लायक था। 1988 में सोवियत संघ ने एयरक्राफ्ट कैरियर बाकू को कमीशन किया था। वो और उसकी 4 सिस्टर जहाजें क्यू श्रेणी का एक अनोखा सोवियत डिजाइन थी। सोवियत संघ के 1991 में भंग होने तक बाकू ने सोवियत नौसेना में सेवा की। रूस ने उसका नाम बदलकर एडमिरल गुरकसाव कर दिया था और 1996 तक रूसी नौसेना का हिस्सा रखा। भारत के विकल्प सीमित थे क्योंकि उस समय अमेरिका, फ्रांस और इटली ही एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करते थे, लेकिन वो भारत की जरूरत से ज्यादा बड़ी जहाज बनाते थे। 2004 में भारत और रूस ने एक सौदा किया जिसमें रूस भारत को एडमिरल गुरकसाव जहाज मुफ्त में देगा, लेकिन भारत रूस को $974 मिलियन का भुगतान उसकी अपग्रेडेशन के लिए देगा। 44,500 टन से कम एडमिरल गुरकसाव एक विशाल जहाज था, पहले से ही 1 दशक से भी अधिक पुराना था और 8 साल तक रूसी जहाजों के रिजर्व में सड़ता रहा। ऊपर से रूस की कठोर सर्दियां जहाजों को निष्क्रिय करने के लिए काफी थी। डील के मुताबिक रूस को एडमिरल गुरकसाव को हेलीकॉप्टर कैरियर से एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ फ्लाइट डेक में बदलना था, जिसकी लंबाई 900 मीटर हो और जिसकी क्षमता 24 मिग 29K फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 कैमाव हेलीकॉप्टर्स तक सपोर्ट करने की हो। साथ साथ नए रडार, प्रोपल्शन के लिए नए बॉयलर, एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए नए रेस्टर वायर्स और नए डेक एलिवेटर्स लगाने थे। इस डील में यह भी तय किया गया था कि सभी 2700 कमरे और कंपार्टमेंट जो 22 डेक पर फैले हुए थे वो रिफर्निश किए जाएंगे और पूरे जहाज की नई वायरिंग की जाएगी। यह तय किया गया कि इस नई एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम विक्रमादित्य होगा, जो एक प्राचीन भारतीय राजा के नाम पर रखा गया। लगभग $1 अरब से भी कम में एक वास्तविक एयरक्राफ्ट कैरियर सुनने में बहुत अच्छी डील थी, पर डील वैसी हुई नहीं जैसे तय की गई थी। 2007 में डेडलाइन से सिर्फ 1 साल पहले यह स्पष्ट हो गया था कि रूस की सेवमास शिपयार्ड तय समय सीमा तक कैरियर दे नहीं पाएगी। इससे भी बुरी बात यह थी कि इस काम को पूरा करने के लिए शिपयार्ड ने दुगने से भी ज्यादा $2.9 बिलियन की मांग की। अकेले समुद्री परीक्षण की लागत, जो मूल रूप से 27 मिलियन तय की गई थी, वो बढ़ाकर $550 मिलियन कर दी गई। 1 साल बाद सेवमास ने अनुमान लगाया कि कैरियर केवल 49% पूरा हुआ है। इससे भी अधिक दुखद, एक सेवमास कार्यकारी ने भारत को सुझाव दिया कि उसे अतिरिक्त $2 बिलियन का भुगतान करना चाहिए, जो नए एयरक्राफ्ट कैरियर की मार्केट प्राइस $3 बिलियन और $4 बिलियन के बीच था। इसके पीछे सेवमास ने यह दावा किया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की अपग्रेडेशन उससे कहीं मुश्किल थी जितना उन्होंने सोचा था। किसी ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक जहाज को एयरक्राफ्ट कैरियर में परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की थी। सेवमास को पनडुब्बी के निर्माण में स्पेशलाइजेशन प्राप्त थी, पर उससे पहले उसने कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम नहीं किया था। जहाज निकोलाय शिपयार्ड पर बनाया जा रहा था, जो सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन का हिस्सा बन गया था। टूलिंग और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो एडमिरल गुरकसाव का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो अब हजारों मील दूर एक विदेशी देश में था। जाहिर सी बात है, भारत सेवमास के इस तरीके के काम से नाराज था। आधा काम हो चुका था और भारत पहले से ही $974 मिलियन दे चुका था। इसी कारण भारत डील तोड़ने की स्थिति में नहीं था। रूस को ये बात अच्छी तरीके से पता थी। उनके रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने रिया नोवोस्ती, जो 2013 तक रूस की इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी थी, को ये तक बोल दिया कि यदि भारत बाकी का भुगतान नहीं करता है तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं देंगे। दिसंबर 2008 में
भारत में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के सरकारी सूत्रों ने एडमिरल गोरकोसाव को सबसे अच्छा उपलब्ध विकल्प कहा और अंत में खरीदने के पक्ष में फैसला किया था। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग ने विक्रमादित्य की आलोचना की क्योंकि वो एक सीमित जीवन अवधि का सेकेंड हैंड कैरियर एयरक्राफ्ट होगा जो 60% नए एयरक्राफ्ट कैरियर से महंगा होगा और उसकी डिजाइन और डिलीवरी में आगे की देरी का खतरा होगा। हालांकि नौसेना प्रमुख एडमिरल सुरेश मेहता ने यह कहकर इस डील के लिए मूल्य का बचाव किया कि मैं कैग पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी रक्षा विश्लेषक हैं, आप मुझे $2 बिलियन से कम में एक एयरक्राफ्ट कैरियर ला सकते हैं। यदि आप ये कर सकते हैं तो मैं अभी चेक पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। जुलाई 2009 में रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सेवास शिपयार्ड का हाई प्रोफाइल दौरा किया। भारतीय न्यूज़ ने बताया कि कैरियर पर आधे से कम काम किया गया था, जिसका मतलब ये था कि अधिक पैसों पर निगोशिएशन ना होने के कारण यार्ड ने जहाज पर 2 साल तक कोई काम ही नहीं किया था। मेदवेदेव ने सार्वजनिक रूप से सेवास अधिकारियों को डांटा। सेवास महानिदेशक निकोलाई कलिस्त्रितोव को उन्होंने बोला, यदि आप हमारे पार्टनर्स को समय पर काम पूरा करके नहीं दे सकते तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। 2010 में भारत सरकार ने $2.2 बिलियन में एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए दोगुने से भी अधिक बजट पर सहमति व्यक्त की। यह $2.9 बिलियन की सेवास की मांग से कम थी और सेवास के $4 बिलियन के मार्केट प्राइस की सुझाव से काफी कम थी। अचानक से सेवास ने जादुई रफ्तार से काम करना शुरू कर दिया। दुगने तेजी से काम करते हुए केवल 3 साल में आधे बचे हुए अपग्रेड समाप्त कर दिए। विक्रमादित्य अगस्त 2012 के अंत में समुद्री परीक्षण के लिए समुद्र में प्रवेश किया और नवंबर 2013 में भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस डील से भारत का फायदा हुआ या हमें नुकसान उठाना पड़ा। इतने बड़े डिफेंस डील्स दुनिया में कहीं भी आसानी से पूरे नहीं होते, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो। भारी मात्रा में निवेश और डिफेंस ऑर्डर में गलतियों के चांस हमेशा होते हैं। जब हम शुरुआती लागत में वृद्धि पर बात करें तो उस समय के भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा ये समर्थित किया गया था। कोई भी बाहरी निरीक्षण से ये नहीं तय कर सकता है कि अंदर सब कुछ ठीक है। पहला निरीक्षण बारीकी से किया गया था और जो हर तरह से सही था। हालांकि नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जल्द ही ये महसूस किया गया कि अपग्रेडेशन के काम में और उपकरणों की नवीनीकरण की लागत मूल अनुमान से कहीं अधिक थी। केबल की पूरी लंबाई, मोटर्स, टरबाइन और बॉयलर आदि के बड़े हिस्सों को पूरी तरीके से बदलना पड़ा, जिसके कारण लागत और समय दोनों में वृद्धि हुई। अगर यह सौदा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया होता तो भारत के पहले से निवेश किए हुए पैसे डूब जाते। दूसरी बात, भारतीय नौसेना को सही कीमत पर सिर्फ एक बिल्डर खोजने में ही आधा दशक खर्च करना पड़ता। आईएनएस विक्रमादित्य की तुलना जब हम अन्य एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ करें तो एक 27,000 टन कैवोर क्लास इटालियन कैरियर की लागत $2.2 बिलियन पड़ती है, जबकि 65,000 टन सीबीएफ क्लास वेसल जो ब्रिटेन में बनाया जा रहा है उस पर $4.2 बिलियन के खर्च का अनुमान है। बॉयलर के साथ मौजूदा समस्याओं पर बात करें तो हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि आईएनएस विक्रमादित्य अभी भी वारंटी अवधि में है, इसलिए किसी भी तकनीकी खराबी को ठीक से देखभाल करके दूर किया जाएगा। और यह समस्या सिर्फ इसी मामले तक ही सीमित नहीं है, यह लगभग दुनिया भर के किसी भी सक्रिय जहाज के साथ होता है। यही कारण है कि हर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी अवधि और मेंटेनेंस क्लास रखा जाता है। यहाँ तक कि खुले तौर पर नहीं बल्कि निजी विचार विमर्श में भारतीय अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि लागत में वृद्धि के बाद भी यह एक अच्छा सौदा किया गया था, क्योंकि इस तरीके के कोई भी कैरियर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके दुगने कीमत से कम नहीं खर्च होता। लेकिन कोई भी देश एयरक्राफ्ट कैरियर एक्सपोर्ट के लिए नहीं बनाता। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल पर हम आपको डिफेंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिविलाइजेशन, माइथोलॉजी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में आप तक हिंदी में जानकारी पहुँचाएंगे। ऐसे ही डिफेंस वीडियोस और रोचक जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।